हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल। आज भाई हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं। लास्ट एटॉमिक मॉडल जो है वही हमारा अब तक बचा है। तो अब तक हमने कौन से मॉडल पढ़े हैं भाई? थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल पढ़े हैं। बोहर मॉडल को अगर हम लोग याद करें तो उसकी दिक्कत ये थी कि बस वो एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर वैलिड था। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये स्पेशली इस तरीके से डिस्क्राइब्ड है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कहां पर हैं, उन सब की जानकारी हम लोग ले सकते हैं। तो मतलब इसके बाद किसी एटॉमिक मॉडल की जरूरत हमें नहीं है। ये हमारा फाइनल एटॉमिक मॉडल है। इसके बाद हम लोगों को और मॉडल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो लास्ट मॉडल आज हम लोग करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग क्वांटम नंबर्स की भी बात करेंगे। डिफरेंट क्वांटम नंबर क्या होते हैं और वो क्या दिखाते हैं एटम के अंदर। तो आज का टॉपिक है भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है। तो लेक्चर की शुरुआत हम लोग करेंगे भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। दो तरीके की मैकेनिक्स होती हैं। मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मोशन को स्टडी करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे मूव करेंगे। जैसे कि हमारे पास गाड़ी हो गई, ट्रक हो गया, व्हीकल्स हो गए, ये कैसे मूव करेंगे। इन सब से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मिलती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली क्या होता है, जो न्यूटन के 3 लॉज थे उनके आधार पर, उनके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, डिफरेंट पार्टिकल्स के मोशन को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली उसको हम लोग बोल देते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि व्हीकल्स मैंने आपको बताया, उनके लिए जो मोशन को डिस्क्राइब करती है वो ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब शुरुआत में जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब की खोज हुई, ये कैसे मूव कर रहे हैं ये भी हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे एक्सप्लेन करना चाहा। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पर कुछ लॉज तो इन छोटे पार्टिकल्स के ऊपर फिट बैठ गए, कुछ लॉज इनके ऊपर फिट नहीं बैठे। मतलब जो जो कॉन्सेप्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के इलेक्ट्रॉन्स पर सही से अप्लाई हो गए उन साइंटिस्ट को हमने नोबेल प्राइज दे दिया। जो सही से अप्लाई नहीं हुए उनको हमने ड्रॉबैक्स बोल दिया। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। तब हमें एक जरूरत महसूस हुई कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना, इनके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स काफी नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक अलग ही ब्रांच डेवलप हुई जिसको कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल। तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब क्या हो गया भाई? क्वांटम मैकेनिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जो कि छोटे पार्टिकल्स के मोशन को डिस्क्राइब करती है। क्लासिकल मैकेनिक्स बड़े पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं उनको डिस्क्राइब करती है, और क्वांटम मैकेनिक्स छोटे पार्टिकल जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो किसी भी कंडीशन में कैसे मूव करेंगे, क्या उनका पाथ होगा, क्या उनकी एनर्जी होगी, वो सब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिस्क्राइब होता है। ठीक है भाई। अभी जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी की पूरी न्यूटन लॉज के ऊपर बेस्ड है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट मेन साइंटिस्ट बोला जाता है वो बोला जाता है भाई इरविन श्रोडिंगर को। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वेव इक्वेशन दी थी। वेव इक्वेशन का क्या मतलब है? देखो, जब भी कोई पार्टिकल बहुत छोटा होता है ना तो वो वेव की तरह ज्यादा रिएक्ट करता है, एक पार्टिकल की तरह कम बिहेव करता है, एक वेव की तरह ज्यादा वो बिहेव करता है। तो उस पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव होगी, एक ऐसी इक्वेशन होगी जो कि उस पार्टिकल के मोशन को, उसकी एनर्जी को, उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जिनमें वो जा सकता है, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करेगी। ऐसी एक वेव इक्वेशन दी थी अरविन श्रोडिंगर ने। तो जब भी कोई छोटे से छोटा पार्टिकल मूव करेगा, उसकी ट्राजेक्ट्री, उसका पाथ, उसकी एनर्जी, सब कुछ उस एक इक्वेशन से डिस्क्राइब हो जाता है। और वो इक्वेशन किसने दी थी भाई? इरविन श्रोडिंगर ने दी थी। और उसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या फिर श्रोडिंगर इक्वेशन। तो मतलब ये एक मेन साइंटिस्ट है। जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन की वाहवाही करते हैं, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में इनका सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है। आगे देखो भाई, स्मॉलर पार्टिकल्स हैव सिग्निफिकेंट वेव नेचर, सो क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच व्हिच इज सोलली मेड टू एक्सप्लेन डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर।
छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनका वेव नेचर ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है पार्टिकल नेचर से। इसलिए जो क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच है वो सोलली का मतलब है सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रख के बनाई गई है कि मैटर का डुअल बिहेवियर भी होगा, इलेक्ट्रॉन जिनको हम पार्टिकल समझते हैं उनका वेव नेचर भी होगा। तो एक तरीके से पार्टिकल के दोनों ही नेचर को ध्यान में रख के क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच जो है वो बनी है। आगे है भाई, श्रोडिंगर गेव ए वेव इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं इसका मतलब यही है भाई कि उनका जो मोशन है वो इस इक्वेशन से डिफाइन किया जा सकता है। अभी वो आपको वो इक्वेशन दिखा देते हैं। ये है भाई इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको अच्छे से समझ में ना भी आए कि यहाँ पर ये लिखा क्या हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ग्रेजुएशन में जाके खुद समझ में आई थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे काम की बातें हैं वो हम लोग अच्छे से समझ लेंगे भाई, ठीक है। श्रोडिंगर की इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखती है। एक्स वाई जेड ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर ये जो साई होता है, ये जो त्रिशूल सा बनाया हुआ है इसको बोलते हैं साई। इसको बोला जाता है वेव फंक्शन। इसी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल के हम लोग ये डिसाइड करते हैं भाई कि इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ये सब। ई है यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी और वी है यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं, तो ई हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो छोटे पार्टिकल्स को जब भी स्टडी करना होता है इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं भाई। साई एक वेव फंक्शन है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ई होता है इसमें टोटल एनर्जी और वी होता है पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो लिखा हुआ है भाई डी बाई डी एक्स या फिर इसको करली बाई करली एक्स, इस तरीके से लिखे हुए हैं तीन फंक्शन। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखो, इसको बोला जाता है भाई डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग क्लास 11 12 के मैथमेटिक्स में देखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव का, डी बाई डी एक्स। बेसिकली डी बाई डी एक्स को ही हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, करली अपॉन करली एक्स। और अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव कर दें तो उसको डबल डिफरेंशियल बोल दिया जाता है। तो इसी तरीके की एक इक्वेशन है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान हमें नहीं देना है। बेसिकली मेन बात क्या है भाई, साई जो वेव फंक्शन है इसकी बहुत सारी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे और उनको फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये सब हम लोग निकालते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। दिस इक्वेशन इज हेल्पफुल फॉर ट्रैकिंग द ट्राजेक्टरीज in which tiny particles such as electrons move inside their orbits। ट्राजेक्टरी होती है बेसिकली एक पाथ, किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड जो पाथ है उसी को ट्राजेक्टरी बोला जाता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है उसको समझने में ये इक्वेशन हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट देखो भाई, जैसे ये वेव फंक्शन है साई, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। वैल्यूज निकालने का सीधा सा मतलब है, हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन होती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग y और x की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। तो मैथमेटिकली ही हम लोग ऐसे साई की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब साई की वैल्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वैल्यू होती है जो होती है साई स्क्वायर के मॉड्यूलस की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ से साई की वैल्यू निकल गई, उसका स्क्वायर करके हमने मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस बेसिकली अगर नेगेटिव में भी अगर आ गई साई स्क्वायर की वैल्यू तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये साई स्क्वायर जो होता है फंक्शन ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी हो सकता है कि आपको मतलब भी ना पता हो ट्रांजैक्ट ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या है, लेकिन मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, डेंसिटी होती है कितना ज्यादा मास एक वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम लोग मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है चार्ज बाई वॉल्यूम। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी उस पार्टिकल के पाए जाने की। मतलब अगर इस इक्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो साई स्क्वायर हमें क्या बताएगा, किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ना हम लोग
इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हैं। मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिलता है। मतलब जहां पर ये एरिया ज्यादा डार्क होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और जहां पर ये थोड़ा सा कम डार्क हो जाता है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके का प्लॉट हमें मिलता है भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ये हमें क्या बताएगा, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर एरिया थोड़ा सा कम डार्क है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। यहाँ पर ज्यादा लाल हो गया, ज्यादा डार्क एरिया हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पर एरिया फिर से कम डार्क हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो यहां पर एक चीज समझो, इस इक्वेशन से हम लोग साई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। साई स्क्वायर से हमें यह पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के पाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आगे बहुत काम में आने वाला है, बस ये ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है ये साई स्क्वायर से पता चलता है। एग्जैक्ट पोजीशन तो ये भी नहीं बता पाता, इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी टर्म में बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर 50% चांस है, यहाँ पर 70% चांस है इलेक्ट्रॉन के मिलने के। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी की टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो इक्वेशन है भाई, इट कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज साई स्क्वायर ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो संभावना है वो कैलकुलेट की जा सकती है साई स्क्वायर से। विच कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स। डिफरेंट ऑर्बिट्स की क्या शेप है, क्या ऑर्बिटल्स की शेप है, वो पता लगाया जा सकता है इससे। ये कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, देखो सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियस है, हमें पता चल गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन यहीं पे मूव कर रहा होगा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे मूव किया, यहाँ पर फिर से हमें दिखा कि भाई यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो कि यहां भी मूव कर रहा होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि ऑर्बिट्स की क्या शेप होगी। यहाँ पर ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। तो ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के हिसाब से ये बता पा रहे हैं कि ऑर्बिट्स की शेप क्या होगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहीं पर तो ऑर्बिट होगा। अभी ऑर्बिट के अलावा भी एक चीज होती है भाई, ऑर्बिटल, वो भी हम लोग आपको समझाएंगे। ऑर्बिटल का क्या मतलब है, ऑर्बिट जैसे सारे सर्कुलर होते हैं, ऑर्बिटल्स की अलग अलग शेप हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ऐसे गोल गोल दिशा में ही इलेक्ट्रॉन घूमे, मतलब घूमता एक सर्कुलर पाथ में ही है, लेकिन ऐसा 2D सर्कल के अंदर मूव नहीं करता। एटम क्योंकि एक स्फीयर होता है, तो स्फीयर के अंदर डिफरेंट तरीकों से वो मूव कर सकता है। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी जो है आगे आएगा। बेसिकली अभी हम लोग इतना समझ गए भाई, इस इक्वेशन के अंदर एक फंक्शन है साई जिसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। साई स्केयर जो होता है उस वैल्यू के स्केयर से हमें पता चलता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, कि कहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और अगर हमें ये पता चल गया कि कहां पर ज्यादा चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, तो हम लोग ये भी बता पाएंगे कि हाँ यहीं पे ऑर्बिट होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है उससे हम लोग कैसे बता पाते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप को। तो यहां पर ऑर्बिटल आ जाएंगे भाई। ऑर्बिट हमने क्या पढ़ा था बोहर मॉडल तक कि एक सर्कुलर पाथ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमें पता है कोई 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर, 2 डायमेंशनल सर्कल के अंदर नहीं रह सकते। वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ से स्पेस अवेलेबल है, तो एक 3 डायमेंशनल स्फीयर के अराउंड वो मूव करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल्स को डिफाइन करते हैं। ऑर्बिट जो है बेसिकली आप ये समझ लो कि एक 2D सर्कल है, और ऑर्बिटल जो है वो 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। यहां पर देखो भाई, there are 4 different types of shape that emerge from electronic structures of various atom। काफी तरीके के जो भी एटम होते हैं उनके अंदर से मोस्टली 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मिलते हैं, 4 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है भाई, इलेक्ट्रॉन्स जिस तरीके से अरेंज होते हैं वो 4 मेन तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। पहला तरीका देखो भाई, ये
ये हमें क्या बता रहा है, देखो सबसे पहली इस ब्लू बॉल की तरफ ध्यान दो, ये बीच में से सबसे ज्यादा डार्क है, थोड़ी सी बाहर अगर ये आई तो थोड़ी सी कम डार्क हो गई, और बाहर की तरफ आई तो बिल्कुल ही कम ब्लू कलर हमें दिखने लगा। सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये सबसे ज्यादा ब्लू है, सबसे ज्यादा डार्क है। फिर न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर आते हम लोग जा रहे हैं, ये ब्लू कलर फेड होता जा रहा है। तो ये जो बॉल है ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ही दिखा रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप लोग देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम है भाई, मतलब यहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऑर्बिट होगा। और अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में बात करें तो जरूर यहीं पर कोई ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसी को थ्योरेटिकली हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हैं ताकि ये सब कुछ एक्सप्लेन करे। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है। ये जो डार्केस्ट सरकमफेरेंस के ऊपर जो डार्केस्ट रेड कलर दिया गया है, ये इसका एक ऑर्बिटल हो गया। मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यही पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम लोग ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के ब्लू कलर से जो दिखा रखा है वो है भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का स्ट्रक्चर, और उसके हिसाब से ये हमने ड्रॉ कर दिया एक ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर। और सिंपल तरीके से अगर इसको ड्रॉ करें तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बीच में न्यूक्लियस है और जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बस उसी को हम लोग मान रहे हैं। बीच में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी कम है, उसको हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया। यहाँ इस पेरीफेरी पे, इस ट्राजेक्टरी पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि मैक्सिमम थी, तो इसी को हमने 1s ऑर्बिटल के अंदर दिखा दिया। एस ऑर्बिटल इसको बोला जाता है। तो एक तरीका तो ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख सकता है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अपनी ट्राजेक्टरी पे रह सकता है। इस ऑर्बिटल को बोला जाता है भाई एस ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल है आपको नॉर्मल ऑर्बिट के जैसा लगेगा, हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिट होते थे ना सर्कुलर, वैसा ही ये ऑर्बिटल भी है। लेकिन ऑर्बिटल कुछ और तरीके के भी होते हैं। इस शेप को बोला जाता है स्फेरिकल शेप या फिर एस ऑर्बिटल। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। कैसे भाई, देखो यहां पर हो हमारा न्यूक्लियस, कौन से कलर से बनाऊं, ऑरेंज से बना देते हैं। यहां पर कहीं है हमारा न्यूक्लियस और यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। फिर जैसे जैसे हम लोग दूर होते जा रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। सिमिलरली नीचे भी एक रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हम लोग जाते जा रहे हैं ये रेड कलर फेड होता रहता है, फीका पड़ने लगता है। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। तो ये जो ऑर्बिटल की शेप आपको दिखेगी ये कुछ कुछ आपको एक डंबल के जैसी दिखेगी। यहां पर इस तरीके से हम लोग इसको सिंपलीफाई भी कर देते हैं, है ना। जैसे एस ऑर्बिटल को हमने ऐसा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से कोई सर्कल सा बना दिया था, वैसे ही पी ऑर्बिटल को भी ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। और सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं भाई, ये एक पी ऑर्बिटल की शेप है। इस टाइप के ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल कहा जाता है। तो दो ऑर्बिटल की शेप हमने अभी से समझ ली है। अभी मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का स्ट्रक्चर आता है इस तरीके का, जो सबसे लेफ्ट साइड में दिखाया गया है ब्लू बॉल और ब्लू रेड बॉल से, उससे हम लोग ऑर्बिटल की शेप का कैसे पता लगा सकते हैं। तो उस स्ट्रक्चर से हमें यह पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पर है, और मैक्सिमम जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन रह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग ऑर्बिटल की शेप भी जज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर इस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी क्योंकि यहीं पर ये एरिया सबसे ज्यादा डार्क था। तो ऐसे हमने एस ऑर्बिटल की शेप पता लगा ली कि इस तरीके का होता होगा। और नीचे अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस एरिया में मैक्सिमम थी भाई। इस तरीके से हमने पी ऑर्बिटल की शेप पता लगा ली कि एक पी ऑर्बिटल भी होगा, एक ऐसा पाथ भी होता होगा इलेक्ट्रॉन का। इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज से सभी ऑर्बिटल्स की शेप का पता लगा सकते हैं। एस और पी की हमें अभी से पता चल गई है। डी और एफ ऑर्बिटल भी होते हैं, बेसिकली चार तरीके के हमने देखे हैं, एस पी डी एफ। ये चार तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, इन चारों को स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई। हाँ जी। तो अभी तक हमें पता चल चुका है भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में, ये कैसे एक्सप्लेन करता है। देखो बोहर मॉडल ने क्या बोला था भाई, इस तरीके से ऑर्बिट होते हैं,
जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है भाई, जरूरी नहीं है कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऑर्बिट ही हो, इस तरीके से ऑर्बिटल भी हो सकते हैं सर्कुलर, और इस तरीके के पाथ भी हो सकते हैं। हो सकता है यहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। कुछ इस तरीके से भी एटॉमिक मॉडल्स जो है बन सकते हैं। ये एक ऑर्बिट है, इसके बाद दूसरा ऑर्बिट है, उसके बाद ये बड़े वाला पी ऑर्बिटल हो गया। इस तरीके से है एक एटम का मॉडल। ठीक है भाई, तो इस तरीके का एटम नजर में आता है। बेसिकली ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आया था हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। अब जो डिफरेंट मेन मेन पोस्टुलेट है वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं भाई। देखो, पहला पोस्टुलेट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इज क्वांटाइज्ड। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एटम के अंदर क्वांटाइज्ड होता है, चाहे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, नीचे पी ऑर्बिटल में हो, एनर्जी क्वांटाइज्ड रहेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी सेम रहेगी। नेक्स्ट है भाई, मतलब एनर्जी लूज नहीं करेंगे वो, जैसे जैसे मूव कर रहे हैं एनर्जी लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है भाई, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड ड्यू टू वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए उसकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन एक टोटली वेव हमने मान रखा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। नेक्स्ट है भाई, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड एक्यूरेटली, दैट्स व्हाई quantum mechanical model elaborate them in terms of only probabilities cannot be found। देखो, पोजीशन और वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो एक्यूरेटली पता नहीं लगा जा सकती दोनों। यही बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने भी। इस मॉडल के अंदर भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बताते हैं कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन है या फिर यहीं पर इलेक्ट्रॉन है। हम बस प्रोबेबिलिटी की टर्म में बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर होने की वो मैक्सिमम है। यही हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स भी बता रहे थे। देखो, सर्कल्स के अंदर डिफरेंट शेडिंग से हमने यही दिखाया है, जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और जहां पर ये फेडिड है वहां पर कम है। तो मतलब कि ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अलाउ कर रहा है, मतलब उसके साथ में सहमत है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। नेक्स्ट थोड़ी सी हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करते हैं भाई। जो वेव फंक्शन होता है साई, वो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट करता है। साई की वैल्यू जहां जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू जहां जहां पर मैक्सिमम होती है उसी के हिसाब से हमें ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर पता लगता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया भाई, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही वेव फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे एक वेव की तरह मूव कर रहा है वही हमें बताया जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो कैसे एक्सप्लेन होता है, एक ऑर्बिटल की फॉर्म में, कि ये ऑर्बिटल है, ये एक पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक वेव की तरह। ठीक है भाई, इन ईच ऑर्बिटल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट। हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अलग होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, देर आर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, और उन दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, देखो जैसे मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ऑपोजिट स्पिन दोनों की होती है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन को फिजिक्स में हम लोग एक साइन से भी दिखा सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर हम लोग प्लस हाफ बोल रहे हैं, दूसरे की स्पिन माइनस हाफ हो जाएगी। प्लस माइनस का मतलब बस यही है कि डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ऐसे एटम जिनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोहर मॉडल जैसे बस हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड था जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर बात हो रही है सभी एटम की जिसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं भाई एटम के अंदर, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में
भरे जाते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है और हमें ये पता चल जाए कि भाई ये जो एटम है ना, इसके अंदर टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे फिल करेंगे भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। जैसे कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सबसे कम है, इसलिए सबसे पहला दो इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद हमें पता चलेगा भाई इससे ज्यादा एनर्जी है फिर इसकी, फिर इसके अंदर भरे जाएंगे। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिख देते हैं, उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन फील करना जब मैं आपको सिखाऊंगा तब ये बात ध्यान में रखना। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें पहले भरे जाएंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसके अंदर बाद में भरे जाएंगे। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्टार वी कैन प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। साई स्टार की वैल्यू से, साई साई था वेव फंक्शन, साई स्टार था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मोस्ट प्रोबेबली पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की। तो ये 5 पोस्टुलेट थे भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। ठीक है, ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। नेक्स्ट आते हैं भाई हम लोग क्वांटम नंबर्स पे। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर हम लोग शुरू करेंगे भाई। यहां पर मैं आपको बताता हूं कि हम इस चैप्टर में अभी कहां पहुंच चुके हैं। देखो मैंने लेक्चर जब शुरू किया था तब ये बताया था कि सिर्फ दो ही क्वेश्चन है जिनका पता हमें लगाना है पूरे चैप्टर में। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? एटम आखिर दिखता कैसा है, उसका पता हमें अब तक कुछ कुछ चल ही चुका है। हमें क्या पता चला है भाई? एटम में एक न्यूक्लियस होता है बीच में, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ्स के ऊपर मूव करते रहते हैं जिनको ऑर्बिटल कहा जाता है ना। ऑर्बिटल मतलब अलग अलग शेप में हो सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी शेप सर्कुलर ही हो। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? बीच में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स के अंदर। ये हमें पता चल चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? वेयर एग्जैक्टली आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आखिर हैं कहाँ? हम कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को, कि कहाँ पर फिलहाल इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर मॉडल तक हम लोग क्या समझते थे भाई? एटम होता है, एटम में ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट ही को हम शेल कहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमें क्या पता चला भाई? कि शेल के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं। एटम के अंदर शेल तो होती है लेकिन शेल में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं होते। शेल के अंदर छोटी छोटी सब शेल्स होती हैं, सब शेल में भी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सब शेल्स के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली एटम में शेल है, शेल में सब शेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है जिन दोनों की स्पिन जो है उल्टी है। मतलब अगर हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पहचानना है, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर हमें पर्टिकुलरली किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो हम कैसे पहचानेंगे उस इलेक्ट्रॉन को? हमें यह पता होना चाहिए कि एटम की कौन सी शेल में है, शेल की कौन सी सब शेल में है, सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से हमें कैसे पहचानना पड़ेगा कि उन दो में से कौन से की बात कर रहे हैं? तो उसके लिए हमें स्पिन का पता लगाना पड़ेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें पहचानना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मार्क करना है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की शेल, उसकी सब शेल, उसका ऑर्बिटल और उसकी स्पिन, ये चार बातें पता होनी चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें सही से मार्क करना है, सही से पहचानना है, तो उसके बारे में ये चार बातें हमें पता होनी चाहिए, उसकी शेल, उसकी सब शेल, उसकी ऑर्बिटल और उसकी स्पिन। अब चार ही क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं, चारों ही क्वांटम नंबर इन्हीं बातों के बारे में हमें बताते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम पक्का पहचान कर पाएंगे कि हाँ हम किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली चार क्वांटम नंबर होते हैं भाई: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर
इन्हीं चारों बातों को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां पर पाया जाएगा, ये हमें पता लगाने के लिए इन चारों की वैल्यूज जो है पता लगानी पड़ती है। तो बेसिकली अभी तक आप लोग ये समझ गए कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं और वो क्या बताएंगे। क्वांटम नंबर डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जो कैसे निकालने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनका फायदा क्यों होता है, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। चारों क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के हमें पता चल गए तो उस इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी हमें मिल जाएगी कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एटम के अंदर कौन सी सेल में प्रेजेंट है, उस सेल के अंदर काफी सारी सब सेल हो सकती हैं छोटी छोटी, तो कौन सी सब सेल में प्रेजेंट है, उस सब सेल के अंदर काफी ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और हर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन दोनों में से कौन सा है, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, स्पिन से पता लगाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं भाई वन बाय वन सभी क्वांटम नंबर्स को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एन से इसको डिनोट किया जाता है और ये क्या बताएगा, इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज, कौन सी शेल में, शेल को ही ऑर्बिट कहा जाता है, कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है ये पता चलेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसकी वैल्यूज हो सकती है 1 2 3 4 इस तरीके से। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा भाई, इसको एल से डिनोट करते हैं, ये बताएगा कौन सी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एसपीडीएफ। ये चार तरीके की सबशेल हमारे पास होती हैं भाई, इससे पता चलेगा कि कौन सी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर हमें बताएगा कि कौन से ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल भी होते हैं, तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल में है। तो बेसिकली 1s 2s 2p 3s इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स को भी डिनोट करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग ऑर्बिटल की बात करें तो चार ही डिफरेंट डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ। इन्हीं को आप लोग सबशेल भी बोल सकते हो। मेन हम लोग बात करेंगे ऑर्बिटल्स की, सबशेल का कॉन्सेप्ट हम लोग भूल ही जाएंगे बाद में, ठीक है। इन विच ऑर्बिटल इट इज, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। स्पिन क्वांटम नंबर, अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूं भाई, ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसी भी सबशेल में वो काफी तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं एस सबशेल की तो उसमें एक ही तरीके का ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल होता है। अगर मैं आपको बात करूं पी सबशेल की, तो पी की शेप हमने देखी थी डम्बल टाइप की होती है, तो उसके अंदर तीन तरीके के ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में होता है, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। जब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप करेंगे तब और अच्छे से ये समझ में आएगा आपको। तो एक सबशेल के अंदर भी काफी सारे अलग अलग ऑर्बिटल हो सकते हैं, कौन से ऑर्बिटल में है। अगर पी सबशेल के अंदर तीन ऑर्बिटल हैं तो उन तीनों में से कौन से में है, तो कौन से ऑर्बिटल में है ये हमें एम से पता चलता है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन कौन सी है, प्लस हाफ स्पिन है या फिर माइनस हाफ स्पिन है, ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो ये चार क्वांटम नंबर हैं, चार अलग अलग इंफॉर्मेशन ये देते हैं। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे भाई अभी। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या बताएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन की सेल को आइडेंटिफाई करेगा, कौन सी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यूज हो सकती है भाई 1 2 3 4, या फिर इन्हीं को हम लोग के एल एम एन से भी डिनोट करते हैं। आज के दिन के एल एम एन का यूज कोई भी नहीं करता, 1 2 3 4 से ही डिनोट करते हैं, तो 1 2 3 4 ये वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट क्या है भाई, दिस क्वांटम नंबर इज यूज इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौन सी सेल में कितनी एनर्जी वगैरह होती है वो निकालने के लिए इस क्वांटम नंबर का यूज होता है। जैसे कि बोहर ने किया था भाई, न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ऑर्बिट हो गया सॉरी, जिसके अंदर एन की वैल्यू 1 है। इस ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2 हो गई, इस ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 3 हो गई। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालने के लिए इसी क्वांटम नंबर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता है एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें भाई, तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, इलेक्ट्रॉन जहां पर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं n इज इक्वल टू 1 के अंदर प्रेजेंट, n इक्वल्स 1 पहले ऑर्बिट के अंदर ही सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। नीचे वाले में सेकंड ऑर्बिट भी आ जाता है, ओब्वियसली 1 भी होता है, सेकंड ऑर्बिट भी आ जाता है नीचे वाले में, फिर थर्ड। तो नीचे की तरफ साइज जो है बढ़ता रहता है। इसका रीजन अगर मैं सीधा सा आपको बताऊं तो देखो, हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस और एक शेल। लिथियम बेरिलियम इनमें क्या होगा, दो शेल आ जाएंगी।
साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 शेल आ जाएंगी, तो एटम का साइज ऑटोमेटिकली बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जो है साइज बढ़ रहा है, साइज की इंक्रीज को भी इसी क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन किया जाता है। नीचे की तरफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए साइज भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जा रही है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 ये ऐड होती जा रही है, ऐसे साइज जो है बढ़ता है। तो ये है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है भाई एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है एल से। इसी क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमें ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि कौन से टाइप के ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है, एस में, पी में, डी में या फिर एफ में, ये हमें ये बताने वाला है। इट आइडेंटिफाइज द सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल। कौन सी सबसेल में और कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है ये हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। फॉर ए गिवन शेल आइडेंटिफाइड बाय एन, दी वैल्यूज ऑफ एल कैन बी 0 टू n-1। अब इसकी वैल्यूज की बात करते हैं भाई। यहाँ पर देखो जैसे एन की वैल्यूज काफी सारी हो सकती है, सेल कई सारी हो सकती हैं एटम के अंदर। एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। उसके हिसाब से एल की वैल्यू कितनी होंगी भाई, 0 से लेके n-1 तक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होंगी। इसका क्या मतलब है देखो, फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू अगर हमें दे दी भाई 1, तो एल की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 टू n-1। एन अगर 1 है तो 1-1, 1-1 भी 0 ही होता है। तो एन की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए एल की भी एक ही वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू कितनी होगी भाई, 0 होगी। बेसिकली 0 से लेके n-1 तक जितने भी इंटीजर आ सकते हैं सारे ही एल की वैल्यू हो सकते हैं। अगला एग्जांपल देखो, अगर कोई एटम ऐसा है जिसके अंदर सेकंड सेल भी प्रेजेंट है, तो वहां पर एन की वैल्यू हो जाएगी 2। और अगर n की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर सब सेल कितनी होंगी, l की वैल्यूज कितनी होंगी, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, 0 से लेके n-1 तक। मतलब 0 टू n-1, n है 2 तो 2-1, ये हो गया 0 टू 1। 0 से लेके 1 तक कितने इंटीजर होते हैं भाई, दो ही तो होते हैं, एक 0 और एक 1। तो यहाँ पर l की दो वैल्यूज हो सकती हैं। अगर मान लो n की वैल्यू 3 होती तो एल की वैल्यूज कितनी हो सकती थी भाई, एल की वैल्यूज होती 0 टू n-1। n-1 कितना हो जाएगा इस बार, 3-1। तो 0 से लेकर के 2 तक जितनी भी इंटीजर होंगे वो सारी ही एल की वैल्यूज हो सकती हैं। कौन सी हो गई भाई, 0 1 2। यहाँ पर एल की 3 वैल्यू जो हैं वो हो सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग पता क्या लगा रहे हैं कितनी वैल्यूज हैं, तो देखो इसका मतलब ये है कि पहली सेल में n=1 का मतलब पहली सेल में एक ही ऑर्बिटल होने वाला है, एक ही सबसेल भी होने वाली है। उस सबसेल को डिनोट करेंगे हम नंबर 0 से। n की वैल्यू अगर 2 है तो l की 2 वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है भाई, सेकंड सेल में 2 सब सेल हो सकती हैं। उन दोनों सब सेल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे भाई, एक सब सेल को 0 से डिनोट करेंगे, दूसरी सब सेल को 1 से डिनोट करेंगे। ये मतलब है 2 सब सेल हो सकती हैं सेकंड सेल के अंदर। तीसरी सेल की बात करो, तीसरी सेल या फिर तीसरे ऑर्बिट में जिसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 3 वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 2। मतलब थर्ड ऑर्बिट के अंदर, थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल होंगी। उन तीनों सब सेल को कैसे डिनोट किया जाएगा, एक को 0 से, एक को 1 से, एक को 2 से। ऐसे ये मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का, कितनी सब सेल प्रेजेंट हैं किसी सेल के अंदर, ये पता लगाया जाता है एल से। ठीक है भाई, नीचे बढ़ते हैं। देखो values of L 0 1 2 3 correspond to a particular subcell named as SPDF। देखो जैसे हम लोग ये कर रहे थे ना कि n की वैल्यू जो थी, n की वैल्यू अगर 1 है तो उसको k बोल देते थे, 2 है तो उसको l बोल देते थे, 3 है n की वैल्यू तो उसको m सब सेल एम शेल बोल देते थे, है ना। जैसे 1 2 3 4 को हम लोग KLMN भी बोलते थे। तो यहाँ पर L की जो वैल्यूज होती हैं 0 1 2 3, उन्हीं को SPDF भी बोला जाता है, ये भी बस ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम लोग निकालते हैं भाई, देखो डिफरेंट वैल्यूज हम लोग निकालते हैं एल की क्या क्या हो सकती है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है
तो नंबर ऑफ सब सेल कितनी होंगी, एक ही होगी। उसको डिनोट कैसे करेंगे भाई, कि कौन सी वैल्यूज होंगी, देखो तो जीरो से लेके एन माइनस वन तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यू हो सकती है एल की। तो जीरो से लेके एन माइनस वन, एन अगर वन है तो जीरो से लेके जीरो तक ही हुई। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई भाई एल की, यहां पर मैं बस वैल्यूज लिखूंगा, एक ही वैल्यू हुई एल की, वो भी क्या, जीरो। अगर एन की वैल्यू टू है तो नंबर ऑफ सब सेल भी कितनी होंगी उसके अंदर, दो होंगी। डिनोट किस किस से करेंगे उन दोनों को, जीरो से और वन से। जीरो की जगह मैं यहां पर एस भी लिख सकता हूं। जीरो वन टू थ्री जो सब सेल होती हैं उनको एसपीडीएफ से भी डिनोट किया जाता है, बल्कि आप लोग एसपीडीएफ से ही डिनोट करो। यहां पर मैं दोनों वैल्यूज लिखवा रहा हूं, हालांकि एल की वैल्यू जीरो है तो उसको एस बोल देंगे। यहां पर एल की दो वैल्यू हो सकती है, जीरो और वन, तो यहां पर दो सब सेल हो सकती हैं, एक एस सब सेल और एक पी सब सेल। अगर एन की वैल्यू थ्री है तो नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे उसके अंदर, थ्री ही होंगे। उन तीनों सब सेल को कैसे डिनोट किया जाएगा, जीरो, वन और टू से डिनोट किया जाएगा, या फिर उन्हीं को हम लोग एस पी डी भी बोल सकते हैं। अगर एन की वैल्यू चार है तो देखो चार ही सब सेल होंगी, चारों के लिए वैल्यूज क्या आएंगी, वन, जीरो, वन, टू, थ्री, इन्हीं को हम लोग एस पी डी और एफ सब सेल भी बोल सकते हैं। अब ये ध्यान में जरूर रखना कि चार ही सब सेल होती हैं हमारे पास, एफ के बाद कुछ नहीं होता कि ए बी सी डी एफ ऐसे जेड तक ले जाओ, चार ही तरीके की सब सेल होती हैं। अगर किसी आइटम के लिए एन की वैल्यू पांच भी है तो नंबर ऑफ सब सेल वहां पर चार ही होने वाली है भाई, जीरो, वन, टू, थ्री, एस पी डी एफ। इसका रीजन सीधा सा ये है, 118 ही एलिमेंट है, सारे के सारे 118 एलिमेंट्स के अंदर 118 इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं चार सब सेल के अंदर भरे जाते हैं, इसके बाद कोई सब सेल नहीं होती। एस पी डी एफ ये चार ही तरीके की सब सेल होती हैं। ठीक है भाई, इसके आगे जाने की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं भाई एल की। एल की वैल्यू बेसिकली जीरो वन टू थ्री ये हो सकती है, जिसके हिसाब से इनको हम लोग एस पी डी एफ का नाम दे सकते हैं। तो मेन बात यहां पर देख लो भाई, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दी और उसके अंदर पूछे कि कितनी सब सेल हो सकती हैं तो वो कैसे निकालेंगे, जीरो से लेके एन माइनस वन तक जितनी भी वैल्यू बन सकती है उतनी ही सब सेल होगी। ऐसे हम लोग एल की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है भाई नोटेशन ऑफ सब सेल, सब सेल को डिनोट कैसे करते हैं। एसपीडीएफ तो हम लोग समझ गए, लेकिन देखो एसपीडीएफ पहले ऑर्बिट में भी हो सकती है, एसपीडीएफ दूसरे में भी हो सकती है। हम डिनोट कैसे करें, हमें एक ही नोटेशन से उसका ऑर्बिट भी पता चल जाए और सब सेल भी पता चल जाए, सेल भी पता चल जाए और सब सेल भी पता चल जाए, उसको हम लोग बोलेंगे एक सब सेल की प्रॉपर नोटेशन। तो यहां पर देखो एन की वैल्यू अगर वन है तो एल की वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती थी भाई, एल की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो। इस सब सेल को कैसे बोलेंगे, देखो एल की वैल्यू अगर जीरो है तो सब सेल है एस, और एन की जो वैल्यू है वो एस के आगे लिख देते हैं हम लोग। एसपीडीएफ जो भी है एल की वैल्यू उसके आगे एन की वैल्यू लिख देते हैं, तो इस सब सेल का नोटेशन हो जाएगा वन एस। अगर एन की वैल्यू दो है तो एल की दो वैल्यू हो सकती है, एल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है या फिर वन भी हो सकती है ना। अगर जीरो है तो ऑर्बिटल, तो सब सेल कौन सी है, एस, और मेन जो सेल थी उसको आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगी भाई टू एस। सिंपल। आगे देखो एल की वैल्यू है वन, वन किससे कोरिस्पोंड करता है, पी से। यहां पर मैं लिखा भी हुआ है, यहां पर देखो फॉर एल इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री नोटेशन इज एस पी डी एफ। एल की वैल्यू अगर जीरो है तो नोटेशन एस होगी, वन है तो पी होगी, टू है तो डी होगी और थ्री है तो एफ होगी। तो यहां पर देखो एल की वैल्यू क्योंकि वन थी तो पी मैंने लिखा है, और जो सेल है इसकी सेकंड वो इसके आगे रख दो। वैसे ही एन की वैल्यू अगर थ्री है तो उसके लिए एल की तीन वैल्यू हो सकती है, जीरो, वन, टू, थ्री तो इन तीनों के ही आगे आएगा। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो वो एस होगी, अगर एल की वैल्यू वन है तो वो पी होगी, अगर एल की वैल्यू टू है तो वो डी होगी। मतलब थर्ड सेल के अंदर तीन सब सेल होंगी जिनके नाम होंगे थ्री एस, थ्री पी और थ्री डी। ऐसे ही फोर्थ के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं।
अगर फोर्थ सेल की बात कर रहे हैं तो चार ही सब सेल उसके अंदर होने वाली हैं। चारों की वैल्यूज क्या क्या होंगी भाई, 0 1 2 3, 4 सभी के आगे आएगा। अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो 4s हो जाएगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो 4p हो जाएगी। अगर एल की वैल्यू 2 है तो वो 4d हो जाएगी। और अगर एल की वैल्यू 3 है तो वो 4f हो जाएगी। तो ये चार सब सेल हो सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपरली डिनोट करते हैं। अगर हम लोग सिंपल एसपीडीएफ ही इनको बोलते तो हमें ये पता नहीं चलता कि कौन सी सेल की सब सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर उसको 1s लिख रहे हैं तो मतलब एस सब सेल पहली सेल की। अगर 2s लिख रहे हैं तो एस सब सेल सेकंड सेल की। 2p का मतलब है p सब सेल सेकंड सेल की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली डिनोट कर पा रहे हैं सेल और सब सेल दोनों को ही। ठीक है, तो ऐसे नोट करते हैं भाई डिफरेंट सब सेल्स को हम लोग। अच्छा, यहाँ पर भी एन की वैल्यूज आप लोग चाहो तो लिख लो। ठीक है, यहाँ पर एन की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है भाई हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है भाई, इट आइडेंटिफाइज द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ओरिएंटेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं ना पी ऑर्बिटल के बारे में, तो देखो बात करते हैं भाई 2p की। यहाँ पर 2p जो सब शेल होती है उसके अंदर p ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन कितने होते हैं, देखो इसके अंदर होते हैं भाई 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब वो तीनों ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होते हैं। मान लो कि ये न्यूक्लियस है, और अगर मैं एक ग्राफ सा बना दूं इसके तीनों तरफ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो एक ऑर्बिटल हमें मिलेगा एक्स की डायरेक्शन में, एक ऑर्बिटल हमें मिलता है वाई की डायरेक्शन में, और एक ऑर्बिटल हमें देखने को मिलता है भाई जेड की डायरेक्शन में। ये पीछे की तरफ है, ये समझ लो ये जेड एक्सिस है, और ये हो गया जेड ऑर्बिटल। तो मतलब कि तीन तरीके के पी ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं। 2p सब शेल में 3p ऑर्बिटल होते हैं। उनको नाम कैसे दिए जाते हैं भाई, सिंपल सा ऐसे हम लोग नाम दे देते हैं। एक को बोल देते हैं 2px, एक को बोल देते हैं 2py, और तीसरे ऑर्बिटल को बोल देते हैं 2pz। तो एक्स वाई जेड बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर वो ऑर्बिटल है। तो मतलब कि एक एटम में न्यूक्लियस के आजू बाजू में डिफरेंट ओरिएंटेशंस के ऊपर, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ऑर्बिटल्स अरेंज्ड हो सकते हैं। तो ओरिएंटेशन कौन सी होगी ऑर्बिटल की, ये पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट आइडेंटिफाइज द स्पेशियल, स्पेशियल ये कोई स्पेशल वाला स्पेसिफिक नहीं है। स्पेटियल का मतलब होता है स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन कौन सी है ऑर्बिटल की, किस डायरेक्शन में वो बाउंड है, ये हमें कौन बताएगा भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। अभी इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी भाई, देखो फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एल, एल की कोई भी जो वैल्यू है उसके लिए एम एल की वैल्यूज कौन सी होंगी, -l से लेके +l तक। ऐसे एल की एम एल की डिफरेंट वैल्यूज निकलने वाली हैं। और जितनी एम एल की वैल्यूज हम लोग निकाल पाएंगे उतने ही ऑर्बिटल हो जाएंगे सब सेल के अंदर। मैथमेटिकली अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है जो कि है 0। एल की वैल्यूज क्या होती थी भाई, भूलना नहीं है। एल की वैल्यूज किसी भी एन के लिए होती थी 0 से लेके n-1 तक। एन की वैल्यू अगर 2 है तो एल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं भाई, दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या तो 1। अगर एन की वैल्यू 3 है तो एल की तीन ही वैल्यू हो सकती हैं भाई, कौन सी, या तो 0 या फिर 1 और या फिर 2। अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की चार वैल्यूज हो सकती हैं, कौन सी, 0 1 2 3, ये चार वैल्यू हो सकती हैं। अब एल की वैल्यू से आगे हमें निकालनी है एम एल की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, देखो हमें क्या बताया गया है भाई, एम एल की वैल्यू कौन सी होंगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन सी होंगी, -l से लेके +l तक जितनी भी वैल्यूज बन सकती हैं वो। एल की वैल्यू पहले है भाई 0,
माइनस जीरो से प्लस जीरो तक कितनी वैल्यू बनेगी भाई एमएल की? एक ही बनेगी, खुद जीरो, है ना, सिंपल। सेकंड में देखो भाई, सेकंड सेल के अंदर दो सब सेल हो सकती हैं, एल की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1। तो एमएल की वैल्यूज कितनी होंगी? वही मतलब है कि ऑर्बिटल कितने होंगे। तो एल की वैल्यू जीरो के लिए एमएल की वैल्यूज क्या होंगी? -0 से +0 तक, जो कि जीरो ही हो गई। यहां पर देखो, एल की वैल्यू अगर 1 है तो एमएल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? -L से +L तक, -1 से +1 तक। -1 से +1 तक कितने इंटीजर बनेंगे? देखो, एक -1 होगा, एक जीरो होगा और एक +1 होगा। मतलब एल की वैल्यू अगर 1 है तो एमएल की तीन वैल्यू हो सकती है। एमएल की वैल्यू कैसे निकलेगी? -L से लेके +L तक जितनी भी वैल्यूज होती हैं सारी हो सकती है एमएल की। एल की वैल्यू अगर 1 थी तो -1 से लेके +1 तक जितने भी इंटीजर हैं सारे के सारे एमएल की वैल्यू दिखाएंगे। अब यहां पर देखो भाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर ये जीरो है तो ये एस सब सेल थी, अगेन अगर ये जीरो है तो ये एस सब सेल थी, अगर यहां पर ये 1 है तो ये पी सब सेल थी। तो इसका मतलब है भाई, जो 2p हमारे पास आया, जो 2p सब सेल हमारे पास आई, उसके अंदर तीन ऑर्बिटल होंगे, ये मतलब है इसका। ये थी 2s सब सेल, ये थी 1s सब सेल। इनको मैं सभी को लिख देता हूं ऐसे, सब सेल की नोटेशन जो हमने पहले की थी वही मैं लिख रहा हूं। ये होगी 3s, ये होगी 3p, ये होगी 3d, ये होगी 4s, ये होगी 4p, ये होगी 4d और ये होगी 4f सब सेल। तो इन सभी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कितने कितने होंगे उनका हम लोग पता लगा रहे हैं। 1s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होगा जिसको डिनोट किया जाएगा जीरो से। 2s सब सेल के अंदर भी एक ही ऑर्बिटल होगा जिसको डिनोट करेंगे जीरो से। 2p जो सब सेल होगी उसके अंदर तीन ऑर्बिटल होंगे, जो मैंने बताए थे 2p के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक्स वाई जेड। उन सभी को कैसे डिनोट करेंगे? -1 0 +1 से, ऐसे डिनोट करेंगे। देखो, एक ऑर्बिटल को -1 से डिनोट कर देंगे, एक को जीरो से, एक को +1 से। जैसे मैंने यहाँ पर 2px 2py 2pz बनाया है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं ना, तब यहाँ पर तीन बॉक्सेस बना देते हैं। उन तीन बॉक्सेस का बेसिकली मतलब यही होता है, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल। इनकी वैल्यूज क्या क्या है? -1 0 +1। ये सभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की ही वैल्यू है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भरना इनके अंदर शुरू करते हैं। तो बेसिकली तीन हम लोग बनाएंगे ऑर्बिटल जब हम लोग 2p सब सेल की बात कर रहे होंगे। ऐसे ही थर्ड सेल पे मूव करते हैं भाई। थर्ड सेल में अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एल की वैल्यू जीरो है, एमएल की वैल्यू क्या होंगी? -0 से +1 तक, +0 तक, तो एक ही वैल्यू बनी। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की क्या क्या वैल्यू होंगी? -1 से +1 तक, तो -1 से +1 तक ये वैल्यू हो गई। अगर हम लोग L इक्वल्स टू 2 की बात कर रहे हैं, मतलब L की वैल्यू 2 है, एम एल की वैल्यू कहां पर होंगी? -2 से लेके +2 तक। करो भाई लिखना शुरू, -2, -1, 0, +1, +2। तो इसका क्या मतलब हुआ? पांच वैल्यूज आ गई डिफरेंट डिफरेंट एमएल की। मतलब 3D के अंदर पांच ऑर्बिटल होंगे, बिल्कुल सही। 3D के अंदर पांच ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं। 4s के लिए अगर हम लोग देखें भाई, यहाँ पर जीरो आएगी, यहाँ पर -1 1 और जीरो आएगी। 4D के लिए -2 -1 0 +1 +2 आएगी। 4f के लिए क्या होगा? देखो, यहाँ पर ml की वैल्यू क्या होंगी? l की वैल्यू अगर 3 है तो ml की वैल्यू होंगी -3 से +3 तक। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। यहाँ पर सात वैल्यू आ गई, मतलब 4f सबसेल जो होगी उसके अंदर सात ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीख गए भाई, कोई भी एस सबसेल अगर होती है, सबसेल कितनी हो सकती है? चार तरीके की, एस पी डी एफ। तो एस सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक, पी के अंदर तीन, डी के अंदर पांच, एफ के अंदर
सात। इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी सब शेल के अंदर पांच ऑर्बिटल होते हैं और एफ के अंदर सात ऑर्बिटल होते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल बस एक ही तरीके का होता है, जो कि होता है सफेरिकल, गोल गोल। पी ऑर्बिटल जो होता है वो तीन तरीके का हो सकता है। कौन सा भाई, हमने देख लिया, शेप सबकी यही होती है लेकिन ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है वो एक्स की डायरेक्शन में हो सकता है वो वाई की डायरेक्शन में हो सकता है वो जेड की डायरेक्शन में हो। तो पी ऑर्बिटल तीन तरीके के होते हैं। डी सब शेल में पांच ऑर्बिटल है, ये भी बोल सकते हैं, या फिर डी ऑर्बिटल पांच तरीके के होते हैं, ये भी बोल देते हैं। सिंपल सा उनके अगर मैं आपको नाम बताऊं भाई, वो इस तरीके के होते हैं। डी एक्स वाई बोला जाता है, डी वाई जेड बोला जाता है, डी एक्स जेड बोला जाता है। इसके अलावा दो और होते हैं, एक को बोलते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक को बोलते हैं डी जेड स्क्र। ये बस इनके नाम है, इनकी अलग अलग शेप होती है, वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी ये समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। एफ ऑर्बिटल जो होता है वो फ्लावर शेप का होता है, इसकी शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और आज तक भी हमें अच्छी तरह पता नहीं है कि एफ ऑर्बिटल की शेप असल में होती कैसे है। इसको फ्लावर शेप बोला जाता है, एफ फॉर फ्लावर, ठीक है। तो ये होता है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये और भी सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है। हमने क्या बोला, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे होगी भाई, या तो माइनस हाफ होगी या तो प्लस हाफ होगी। तो बेसिकली डायरेक्शन क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड किस दिशा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, माइनस हाफ और प्लस हाफ। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा। अगर इसको प्लस हाफ बोल रहे हैं तो इसको माइनस हाफ बोल देंगे। ये होता है भाई स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो माइनस हाफ या फिर प्लस हाफ। अभी एनसीईआरटी के दो तीन क्वेश्चन करते हैं भाई, उसके बाद करेंगे लेक्चर को खत्म। देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। एन की वैल्यू हमें दे दी 3, तो बताओ भाई इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। एन की वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले एल की वैल्यू निकाल लो। एल हमें क्या बताएगा कि इस सेल के अंदर सब सेल कितनी होंगी। सब सेल के बाद हम लोग ऑर्बिटल निकाल लेंगे। तो एल की वैल्यू होती थी वही 0 से लेके n-1 तक। 0 से लेके n की वैल्यू 3 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 से लेके 2 तक जितनी भी वैल्यू है, 0 1 2, तो एल के लिए तीन वैल्यू हो गई। अब तीन वैल्यू अगर एल की आ गई, इसका मतलब तीन सब सेल यहां पर होंगी। एक होगी 3s, एक होगी 3p, एक होगी 3d। ये तीन सब शेल आ गई। हमें क्या निकालना है, टोटल ऑर्बिटल निकालने हैं। तो काउंट कर लो भाई, तीनों की तीनों सब शेल में कितने कितने ऑर्बिटल होंगे। इसका भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, या तो ml की वैल्यू निकाल लो। ml की वैल्यू कैसे निकलती थी, -L2 प्लस L, जितनी भी वैल्यू है उतने ही ऑर्बिटल हमारे पास होते थे। तो एक बार मान लेते हैं कि L की वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, एक बार 1 एक बार 2, यही तीन वैल्यू हमारे पास आई थी। ml की वैल्यू कितनी होगी l इक्वल टू 0 के लिए, एक ही होगी। l की वैल्यू अगर 1 है तो ml की कितनी वैल्यू हो सकती है भाई, तीन हो सकती है, -l से +l, -1 से +1। l की वैल्यू अगर 2 है तो ml की वैल्यू कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है भाई। -l से +l मतलब -2 से +2, यहां पर 5 वैल्यू आ जाएंगी। हर वैल्यू एक ऑर्बिटल के कोरस्पॉन्डिंग होती है। ये वैल्यू है, एक ऑर्बिटल हो जाएगा। आगे तीन और वैल्यू है, तीन ऑर्बिटल यहाँ पे आ गए। यहाँ पर पांच वैल्यू है, पांच ऑर्बिटल यहाँ पे आ गए। ऐसे काउंट कर लो, 5 और 3 8 और एक 9, 9 ऑर्बिटल्स विल बी देयर। या फिर ऐसे काउंट कर लो भाई, 3s के अंदर, s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। 3p के अंदर, p सब शेल किसी की भी हो उसके अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, ये तीन ऑर्बिटल होते हैं। और d सब शेल किसी की भी हो उसके अंदर पांच ऑर्बिटल होते हैं, dxy yz और xz। दो और कौन से थे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये पांच ऑर्बिटल होते हैं। आप लोग ये दोनों बातें ध्यान में रखना।
एक तो ये कि s सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3, d में 5 और f के अंदर 7। और चाहो तो ऐसे क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज निकाल के भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आंसर आ जाएगा 9 ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। कौन से ऑर्बिटल की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें बताना है। हमें बस n और l की वैल्यू जो है दे रखी है। तो देखो l की अगर वैल्यू हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई सारी, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ये डिफरेंट सबसेल हमारे पास होती थी। ये हैं वैल्यूज ऑफ l और ये हैं इनकी नोटेशंस, ये हैं l की वैल्यूज, ठीक है। n की वैल्यू अगर 2 है, देखो तो n की वैल्यू तो हम लोग डायरेक्टली आगे ही लिख देते थे। उसके बाद में लिखते थे l की नोटेशन, l अगर 1 है तो सबसेल कौन सी होगी, p, तो 2p लिख देंगे। ये 2p ऑर्बिटल की बात हमारे पास हो रही है। ऑर्बिटल कौन सा है ये हम लोग यहां से नहीं बता सकते, हमें सिर्फ n और l की वैल्यू ही दी गई है भाई। n और l के बेसिस पे हम लोग सबसेल अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। आगे है भाई n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0। अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सी सबसेल हो जाएगी, s, मतलब यहाँ पर 4s की बात हो रही है। n की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 3। 3 है तो मतलब f सबसेल की बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है भाई 4f के किसी ऑर्बिटल की, 4f सबसेल की, ठीक। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू अगर 2 है तो कौन सी सबसेल होगी, d। तो यहाँ पर 3d की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ जिसके अंदर d, जिसके अंदर ml की वैल्यू भी दी हुई हो। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। देखो n और l की वैल्यू से हम लोग बस सबसेल तक बता पा रहे हैं, ऑर्बिटल तक नहीं जा पा रहे। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 और ml की वैल्यू कितनी होती थी भाई, -1 से +1 तक कितनी भी हो सकती थी। मान लो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ml की वैल्यू -1, बताओ कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो देखो n की वैल्यू 2 है मतलब 2, l की वैल्यू 1 है मतलब कौन सी सबसेल हो गई, 2p। अब 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते थे, 2px, 2py और 2pz। तीनों के नाम क्या क्या होते थे, -1, 0 और +1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2px ऑर्बिटल की बात यहाँ पर हो रही है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल्स का पता लगा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास क्वांटम नंबर से हमारी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है भाई। तो ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप को अच्छे से पढ़ेंगे। ये बेसिकली डी जेड स्क्वायर की शेप होती है। ऐसा लग रहा है कि जो डंबल शेप थी ना पी ऑर्बिटल की, उसके अराउंड हमने एक रिंग सी डाल दी है। तो यही होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। एस पी और डी, ये तीन सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं सबकी शेप हमारे लिए जरूरी है, उन सबको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स भी समझेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं एटम्स के अंदर। ये अगर आप लोग सोचो ना तो मैंने आपको आज ही करा दिया है। एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब बस हमें ये सीखना है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। हम बस खुद ही इलेक्ट्रॉन भरने सीख जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर इससे वो बिल्कुल लास्ट लेक्चर होगा और उसमें खत्म होगा हमारा ये चैप्टर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने दो चीजें की हैं भाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किया है जिसके अंदर हमने मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी शेल में है, कौन सी सब शेल में है, सब शेल के अंदर काफी ऑर्बिटल हो सकते हैं तो कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम रहे हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।